आ गए अपनी अगली क्लास में। और हमने अभी तक जो है श्रेणी जो है स्पेक्ट्रम श्रेणी कौन कौन सी हैं, उनमें किस किस रंग के कहाँ कहाँ पे किस किस रंग के दृश्य प्रकाश होने की संभावना है या होते हैं, उनके तरंगदैर्घ्य कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी श्रेणी होती हैं, ये नाम पक्के याद करवा दिए थे मैंने पिछली क्लास में आपको। ठीक, अब चलते हैं आगे। स्पेक्ट्रमी श्रेणी के बाद अब हम चलेंगे हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक, एनसीईआरटी का नंबर है ये 12/4 है। ठीक, 12/4 नंबर है, 12.4 हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल। बोहर मॉडल पर बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ये दरअसल बोहर मॉडल जो है हाइड्रोजन परमाणु पर है या फिर ऐसे किसी भी परमाणु को इसे हाइड्रोजन के जैसा मान लिया जाए, ये लागू होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम फार्मूले जो याद करते हैं वो हाइड्रोजन वाले फार्मूले याद कर लेते हैं, और सवालों में आ जाता है कि भाई हीलियम के ऊपर या लिथियम के ऊपर अगर बोहर मॉडल लगा दिया जाए, उनको भी हाइड्रोजन जैसे मान लिया जाए, तो उत्तरों में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जो उत्तर निकालते हैं, जो गणनाएं करते हैं, उनमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। हमें इस बात को यहाँ से लेके चलना है कि भाई हाइड्रोजन पे रखेंगे फार्मूला तो इसका परिणाम क्या होगा, और अगर किसी और परमाणु पे लगा दें, हाइड्रोजन जैसा मान के लगा दें, तो इसका परिणाम क्या होगा। इस बात को ध्यान में रख के चलना है। चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक, तो यहाँ क्या है, अभिग्रहित हैं। बोर ने कुछ नियम बताए जिन्हें कहते हैं अंग्रेजी में पास्चुलेट्स। पास्चुलेट्स मतलब अभिग्रहित यानी स्वीकार्य है। अभिग्रहित का मतलब होता है कि ये चीज़ स्वीकार्य है और ये प्रयोगों के आधार पर किसी हद तक सच पाई गई है, किसी हद तक ये सच है। इन्हें कह लेते हैं अभिग्रहित, यानी ग्रहण करने योग्य, जो ग्रहण किए जा सकें, जिन्हें स्वीकार किया जा सके। ठीक, जिनमें सच्चाई हो। 100% नहीं, क्योंकि परमाणु बहुत छोटी चीज़ है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और छोटे हैं, परमाणु का नाभिक और भी छोटा है। तो अभिग्रहित का मतलब ये स्वीकार किया गया, ये ग्रहण करने योग्य है, ग्रहण कर लिया गया, प्रयोगों के आधार पर कुछ बातें सत्य पाई गई। ठीक, तो अब बोहर के परमाणु मॉडल में हमें देखना है क्या क्या बातें हैं। तो अभिग्रहित जो है क्या क्या है। अभिग्रहित एक पहला, ठीक, यानी बोर का जो पहला पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट,
क्या है, भ्रम क्या है, भ्रांति क्या है, वहम क्या है, वो भी बताऊंगा आपको मैं। और वास्तव में ये बात क्या है जो बोहर ने कही थी, वो भी बताऊंगा आपको मैं। वाद विवाद कहाँ पर है, ये भी बताऊंगा आपको मैं। और गलत तरीके से क्या चल रहा है इन नियमों के बारे में, वो भी बताऊंगा आपको मैं। ठीक, चलिए पहले अभिग्रहित में या फर्स्ट पोस्टुलेट में बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए बिना, है ना, कक्षाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन किए बिना घूमते हैं। घूमते के आगे लगाएंगे रहते हैं। ठीक, कक्षाओं के विस्तार की निश्चितता नहीं है, कक्षाओं के विस्तार की निश्चितता नहीं है। यहाँ पे ध्यान रहे, कक्षा कहाँ से कहाँ तक होगी इसकी कोई पक्की सही जानकारी नहीं है। इसको समझेंगे, देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा। मान लीजिए ये परमाणु का नाभिक है और इस परमाणु के नाभिक का आकार गाइगर मार्डसन के प्रयोग से लगभग बताया जा सकता है। गाइगर मार्डसन ने एक प्रयोग किया था अल्फा कणों पर, तो इस नाभिक का आकार बताया जा सकता है, यानी कहाँ से कहाँ तक ये हो सकता है। ऐसे नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर के आसपास आई थी, ये हम जानते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया है। अब इसके बाद पहली कक्षा की जो त्रिज्या है, पहली कक्षा की जो त्रिज्या है बोर के नियम से वो निकल जाती है। पहली कक्षा की त्रिज्या ये है प्रथम कक्षा। तो ये पहली कक्षा कहाँ से कहाँ तक है, इसका पसारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, या दूसरी कक्षा आ गई, मान लीजिए ये हो गई, मान लीजिए द्वितीय कक्षा। ये क्या है, द्वितीय कक्षा। तो पहली कक्षा यहाँ से लेके इस पहले आर से लेके पहली त्रिज्या से लेके दूसरी त्रिज्या तक है, या फिर पहली त्रिज्या का आधा यहाँ से यहाँ तक है, फिर दूसरी कक्षा है। कह रहा ये नहीं, हम ये नहीं बता सकते, इसके लिए हमारे पास जानकारी नहीं है, हम केवल कक्षा की त्रिज्या बता सकते हैं। तो ये एक ऊर्जा स्तर वास्तव में इस त्रिज्या पर है, या इससे थोड़ा आगे तक है, इससे थोड़ा पीछे तक है, ठीक, या फिर दूसरी कक्षा के शुरू होने तक है। ये बात, इन बातों के बारे में सही जानकारी नहीं है। ठीक, निश्चित ऊर्जाएं कक्षाओं में कितनी हैं इनकी गणना हो जाती है बोहर के तीसरे अभिग्रहित से। तो यहाँ पे बात यह आ गई कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन किए बिना घूमते हैं या घूमते हैं रहते हैं, जो भी है, दो बातें हैं, रहते हैं, घूमते रहते हैं, या घूमते हैं, जो चाहे लिख लो आप। ठीक, तो इसे हटा देते हैं। बोहर ने दूसरे अभिग्रहित में जो परंपरागत बात है, जो क्लासिकल बात है, जो 1500-1600 से चली आ रही है, ग्रहों की गति से केपलर से निकली थी, वह बात शामिल कर दी कि साहब जो बल है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले वो वैसे ही हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण के बल हैं, न्यूटन के बल हैं, यानी वर्ग व्युत्क्रम का नियम, दो आवेशों के बीच में कूलाम का नियम जो बल लगता है वो 1/r² होता है, उसी के अनुसार उन्होंने बात कर दी। इन्होंने कहा दूसरे अभिग्रहित में, अभिग्रहित 2, क्या कहा, परमाणु में घूमने वाले या नाभिक के चारों तरफ घूमने वाले, ऐसा लिख देंगे, परमाणु में नाभिक के चारों ओर
घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निश्चित होता है एवं क्वांटा में होता है, ऐसा लिख दिया जाए। और इसमें भी कह सकते हैं कि संरक्षित होता है, ये भी कह सकते हैं संरक्षित होता है। अब यहाँ पर देखने की बात यह आ गई कि कोणीय संवेग जो है, एक तो उसका मान निश्चित होता है, इलेक्ट्रॉन की ना परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निश्चित होता है, ठीक। क्वांटा में होता है, संरक्षित होता है, दो बातों की पुष्टि हो जाएगी इससे, ठीक। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि संवेग निश्चित होता है। निश्चित होने का मतलब हर कक्षा का निश्चित होगा, किसी भी कक्षा के लिए परमाणु में नाभिक के चारों ओर। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं किसी भी कक्षा के लिए परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निश्चित होता है एवं क्वांटा में होता है। और दूसरी बात, संरक्षित होता है। देखिए संरक्षित की तो बात आती है, ये आती है ग्रहों के नियम से। भाई कोणीय संवेग सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी, मंगल, जो भी ग्रह घूम रहे हैं उनमें कोणीय संवेग संरक्षित होता है, वहाँ से आती। लेकिन यहाँ पे बोर ने उसका मान बताया, वह कितना होता है, ठीक। तो क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा mv/r NH/2π, mvr = NH/2π। तो ये कोणीय संवेग का परिमाण है। वास्तव में जो कोणीय संवेग है, हम जानते हैं कोणीय संवेग का सूत्र हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में, ये है m r और v का सदिश गुणनफल, त्रिज्या और वेग का सदिश गुणनफल। लेकिन यहाँ इन्होंने परिमाण लगाया है इस पर, एक वृत्ताकार पथ के लिए परिमाण की बात की है। v और r के बीच का कोण 90 है, तो यहाँ देखते हैं r और v के बीच का कोण अगर 90 कर दूं तो ये rv sin 90 सदिश गुणनफल से 11वीं कक्षा में जरा चले जाएं पीछे की तरफ, थोड़ा सा कष्ट कर लो तो rv हो जाएगा। बाकी अगर कोई कोण लगाएंगे तो फिर कोण यहाँ लगेगा। तो कुल मिला के वृत्तीय कक्षा के लिए ये बात लिखी हुई है। तो कैसे करते हैं, क्या लिखते हैं, वृत्ताकार कक्षा के लिए, वृत्ताकार कक्षा के लिए लिखा हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब देखो, कोणीय संवेग कांस्टेंट यानी निश्चित हो गया तो संरक्षित हो गया, लेकिन उसका मान भी बता दिया यहाँ पे। यहाँ n जो है कक्षा की संख्या, यानी n जो है कक्षा की संख्या है, तो पूर्णांक हो जाएगा n, यानी n हो जाएगा n बराबर 1, 2, 3 पूर्णांक। कोई भी कक्षा जो आप लेना चाहें ये पूर्णांक हो जाएगा, ठीक। हालांकि ये बात बहुत पुरानी है। इसके बाद एक नए वैज्ञानिक आए थे, हाइजेनबर्ग लिख देते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई अगर स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, अगर वेग बता देंगे स्थिति नहीं बता सकते, अगर स्थिति बता देंगे वेग नहीं बता सकते। यानी अगर कोई त्रिज्या बता देंगे तो वेग कहाँ होगा इसकी जानकारी नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन वास्तव में कहाँ पर होगा इसका पता नहीं चलेगा। अब देखिए कैसे, थोड़ा सा इसका इशारा करता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये नाभिक है, पूरी खोज तो आप बाद में कर सकते हैं, MSc BSc PhD बाद में जाओ, बाद में करियो, ठीक।
अब मान लीजिए ये कोई आर मान लीजिए, और ये आर की इलेक्ट्रॉन की कक्षा बना दी आपने, आर ऐसे, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये पक्का नहीं किया जा सकता। अगर आप आर को फाइनल कर लेंगे तो वेग की क्या दिशा है, चाल तो बता देंगे आप कितनी है, लेकिन वो है कहाँ ये नहीं पता लगेगा। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति या उसका सही वेग, ठीक, दोनों एक साथ नहीं बताए जा सकते, दोनों को एक साथ आप नहीं बता सकते, ठीक। तो कुल मिला के वो बात बाद में आई, पहले यह आ गया भाई कोणीय संवेग, और इसका जो बेसिक आइडिया था, इसका जो आधार था वह था बल का, जो बल की प्रकृति है वो क्या है। तो बल की प्रकृति कैसी थी, हमने देखा कि जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम में बल लगे थे वैसे ही कूलाम के नियम में लगे थे, कूलाम के नियम वाले बल यहाँ लग गए थे। तो उससे कहा जा सकता है कि भाई कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। ये मान जो निकला है, ये क्वांटा का जो मान निकला है ये, ठीक। इसके बाद में पुष्टि हुई, इसके बाद में पुष्टि भी हुई कि भाई ये NH/2π क्यों आता है। इसके बाद में पुष्टि हुई, डी ब्रॉगली ने बाद में एक वैज्ञानिक और आए 1927 के आसपास, तो उन्होंने इसको बना के भी दिखा दिया था कि नहीं सही बात है, ऊर्जा क्वांटा में होती है, ऊर्जा क्वांटा में होती है, कोणीय संवेग क्वांटा में होता है या क्वांटा के पदों में होता है, ठीक। ऊर्जाएं, इलेक्ट्रॉन का चूँकि आवेश क्वांटा है, इसके पीछे का रहस्य यह है कि आवेश ही क्वांटा है, एक इलेक्ट्रॉन से कम आवेश प्रकृति में है ही नहीं, संभव ही नहीं है, हुआ ही नहीं, खोजा ही नहीं गया अब तक, तो उसके चक्कर में सारी चीज़ें क्वांटा हो गई। दूसरा कारण इसका बेसिक ये था कि वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होने के कारण उसमें आवृत्ति है। अब आवृत्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो टुकड़ों में होगी, आवृत्ति का मतलब एक सेकंड में जो वाइब्रेशन है, एक सेकंड में जो ऑसिलेशन है, वो पूरे नंबर से हो रहे हैं, वो नंबर जो है, आवृत्ति जो है, एक सेकंड में 10 की पावर 14, 10 की पावर 15। तो कुल मिला के उसके पीछे का बेसिक कारण ये था कि जो आयाम है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो विकसित होते हैं, ठीक, वो सरल आवर्त गति के अनुसार हैं, वो पूरे आयाम हैं। मतलब आयाम कोई आधी चीज़ नहीं हो सकती, आयाम कोई ऐसा नहीं कि टुकड़ों में तोड़ देंगे आयाम को। तो कुल मिला के ऊर्जाओं का बनना, उनका कम होना, उनका कम से कम होना, उनका अधिक से अधिक होना, ये एक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है प्रकृति के अंदर, और विद्युत चुंबकीय तरंग में भी यही है। तो इसका बेसिक कारण ये हो गया कि सारी चीज़ें वहाँ से फिर क्वांटा में आ गई, तो साहब इससे कम हो ही नहीं सकता। अब मान लीजिए मैं इस n की जगह पे 1/2 नहीं लिख सकता किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि आधी कोई कक्षा नहीं, तो ये कक्षा का नंबर है, कक्षा की संख्या है। पहली कक्षा में n 1 लगेगा, दूसरी में 2 लगेगा, तीसरी में 3 लगेगा, चौथी में 4 लगेगा, ठीक। तो कुल मिला के इसके पीछे की जो फिलॉसफी है वो क्या है, भाई ये वैल्यू जो है कोणीय संवेग MVR है और ये संरक्षित है और इसका मान भी निश्चित है, क्वांटा में है, कोणीय संवेग क्वांटा में है, ये बात सीधी सीधी है, कोणीय संवेग क्वांटा में होता है, ठीक। और H/2π, H के पीछे का रहस्य प्लांक का है, प्लांक से आता है। प्लांक ने बताया था कि जो विकिरण ऊर्जाएं हैं वह क्वांटा में होती है, फोटोन होता है वो। अब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के संगत है, ये बात बाद में आइंस्टाइन के ऊर्जा समीकरण से, भाई एक फोटोन गिरेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक फोटोन को अवशोषित किया जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन की कक्षा बदलेगी, वह उत्तेजित होगा। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के संगत है। तो कुल मिला के सारा मामला फिर क्वांटा में आ गया कि आधा तो कहीं है ही नहीं, 3.5 कुछ नहीं, 2.5 कुछ भी नहीं, 1 2 3 4 5 में सब चलेगा। तो इसलिए चीज़ें क्वांटा में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अभिग्रहित 3, क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे आता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन यदि किसी उच्च ऊर्जा स्तर से
निम्न ऊर्जा स्तर पर या निम्न ऊर्जा के स्तर पर आता है तो यह क्वांटा में, इसे कहते हैं फोटॉन, विकिरण को उत्सर्जित करता है। ठीक, ये बात कही। अब देखो यहाँ भ्रांति क्या होगी या वहम क्या होगा। बोर ने कहा कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो फोटोन को उत्सर्जित करता है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए नाभिक है, फिर से करते हैं थोड़ा सा क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। लिख तो तुम दोगे ही, लिखने की समस्या नहीं है, याद करके भी लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखे हुए हैं, तीनों याद करके लिख दो। ठीक, नाभिक जो है, नाभिक में कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऊर्जा स्तर n बराबर 3 से n बराबर 2 पे आता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आता है मान लीजिए, तो बाहर एक ऊर्जा क्वांटा में यानी h न्यू की फॉर्म में बाहर फेंक देता है, फोटोन को बाहर फेंक देता है। ये हम जानते हैं, इसे कहते हैं उत्सर्जित स्पेक्ट्रम, यानी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर पे आया। बोहर के तीसरे अभिग्रहित में ये बात कहीं नहीं है कि अगर इसका उल्टा हो, अगर मान लीजिए हम, देखिए क्या भ्रांति हो रही है, फैली हुई है। मान लीजिए हम इस पर फोटोन डाल दें और ये इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में चला जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूसरे से तीसरे में जाए, समझ रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ है और फिर यहाँ चला जाए, यानी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए। भाई बाहर से अगर हम किसी परमाणु पर लाइट डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, विकिरण डालेंगे, तो उसका इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, ये बात सही है। ठीक, लेकिन ये बोर के अनुसार नहीं है। ये बोर ने नहीं कहा था। बोर ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तब वह फोटोन बाहर फेंक देता है। जो ऊर्जा वह उत्सर्जित करता है वह विकिरण ऊर्जा क्वांटा में होती है। ठीक, अब ये किसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मतलब फोटोन अगर डाल दें, लाइट अगर डाल दें तो इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात आई थी आइंस्टाइन ऊर्जा समीकरण से। आइंस्टाइन ने ऐसा कहा था और गणनाएं ये बोर के अनुसार भी हो जाती हैं। जो बोहर पोस्टुलेट है उसके अनुसार भी ये गणना हो जाती है। लेकिन वहाँ ये मानना पड़ेगा आपको कि जितनी ऊर्जा दे रहे हैं बाहर से, जितनी ऊर्जा का फोटोन बाहर से ले रहे हैं, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। ये मानना पड़ेगा आपको वहाँ पे। भाई मान लीजिए बाहर से लाइट दे रहे हैं, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन को मिलनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन उसके बदले में उत्सर्जित हो जाता है, अपनी उच्च ऊर्जा स्तरों पर चला जाता है। दूसरे तरीके से भी ये ऊर्जा दी जा सकती है। यानी अगर आप किसी हाइड्रोजन परमाणु में विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, स्पार्किंग करा दें, किसी और तरीके से करा दें, या किसी हाइड्रोजन गैस के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कर दें, है ना, कुछ भी करके करें, ये तब भी हो सकता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, परमाणु ऊर्जा का अवशोषण करता है, परमाणु ऊर्जा को लेता है। कोई परमाणु किसी ऊर्जा को लेता है, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो ये बात बोर ने नहीं कही थी, बहस यहाँ इस बात पर हो रही है। ये बात बोर ने नहीं कही थी, ये बात आइंस्टाइन की है। लेकिन लोग इसको बोर में रखते हैं, लोग इसे बोर में ही डाल देते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल से ही हो रहा है ये। ठीक, बोर के परमाणु मॉडल में तीसरे अभिग्रहित में सिर्फ ये कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन अगर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो बाहर एक फोटोन फेंक देता है, एक विकिरण के रूप में ऊर्जा देता है। तो फिर उन्होंने कहा था कि जिस दो ऊर्जा स्तरों के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है उतने ही ऊर्जा बाहर आ जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन जब E2 माइनस E1 ऊर्जा स्तरों का अंतर है, कह रहा यही होती है h न्यू। ठीक, दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा, ठीक, जहां E1 E2 E2
ऊर्जा स्तरों की कुल ऊर्जाएं हैं। ठीक, किसकी ऊर्जाएं हैं? इलेक्ट्रॉन की, जहां E1 E2 ऊर्जा स्तरों की कुल ऊर्जाएं हैं, या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर 1 व 2 में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जाएं हैं। लिख देते हैं किसमें? स्तरों की इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जाएं हैं, है ना, ऐसा लिख देते हैं। स्तरों में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जाएं हैं, ये लिख दो, ये लिख दिया, देखो मैंने ऊर्जाएं हैं, है ना, ऐसा लिख दिया। लो, वह न्यू उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति है। ठीक, और H क्या है? H प्लांक नियतांक है। ठीक, ये हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी भाई अभिग्रहित क्या है और उसमें कन्फ्यूजन क्या है, लोग कह क्या रहे हैं, क्या क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक, चलिए 3 अभिग्रहित हो गए, याद करने के लिए पक्का है, बोर्ड पे लिखे हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लें। पहली बात तो मैं कहता हूँ हमेशा यार लिखा करो कॉपी में, नोट्स बनाया करो, समझा करो, नोट्स में लिखा करो, और नोट्स में थोड़ी बहुत अपनी तरफ से अपनी भाषा भी दिया करो। अपनी भाषा जोड़ सकते हैं, अपनी भाषा जोड़ी जाती है, थोड़ी थोड़ी अपनी तरफ से भी जोड़ा करो। ठीक, चलिए ये हो गए 3 अभिग्रहित। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मुझे लग रहा है अगली क्लास में लेंगे, क्योंकि बोर्ड तो मैंने साफ कर ही दिया, बस मैं आया और गया। क्योंकि आगे जो चलेगी जानकारी वो बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर कक्षाओं की गणनाओं पर चलेगी, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक, तो अगली क्लास में लेता हूँ, आधे घंटे की क्लास हो गई हमारी लगभग, अगली क्लास में लेते हैं। ठीक है, आता हूँ मैं।